जैसे कि अगर मान लो हमारे पास 1 2 3 4 5 वैकेंट प्लेसेस, ठीक है, और हमारे पास 9 ऑब्जेक्ट्स है, 1 2 3 4 5 ऐसा करते हुए 9 तक, टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स है। तो हम कितने नंबर्स बना सकते हैं जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब? तो कैसे करते थे हम? फर्स्ट प्लेस के पास कितनी चॉइस? 9। सेकंड प्लेस के पास कितनी चॉइस? 8। थर्ड के पास 7 6 5, यही करते थे। जब रिपीटेशन अलाउड है तो कितने नंबर्स बनेंगे? 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ऐसा करते 9⁵ तो ये जो अप्रोच थी, इसी को अब एक फॉर्मूले के फॉर्म में हम फ्रेम करेंगे, ठीक है, जो आपके बुक में दिया परम्यूटेशन, इसी को कहा जाता है परम्यूटेशन। मैंने एक एग्जांपल बताया था लास्ट में, आपको याद होगा, XYZ वाला 3 प्लेयर्स हम मानेंगे तो अलग आएगा, 3 क्या मानेंगे उसको, लेटर्स मानेंगे तो अलग काउंट आएगा। तो वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का डिफरेंस था। तो हम परम्यूटेशन समझते हैं कि क्या है, ठीक है। तो थ्योरम 1 लिखना है यहां पर, थ्योरम 1। थ्योरम 1 एक स्टेटमेंट है, मैं उसको लिख के समझाता हूं। इसमें लिखना, the number of permutations, the number of permutations, the number of permutations of n objects, of n objects taken r at a time, taken r at a time, is given by NPR। ये लिखने का तरीका देखो, NPR, और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये उसके कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये कब और कैसे अप्लाई होगा? तो अभी जो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता रहा था, इन्हीं एग्जाम्पल में अप्लाई होगा। जैसे कि यहां पर इस केस में, अगर देखा जाए तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं? 9। कितने वैकेंट प्लेसेस हैं? 5। तो यहां पर जितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है वो क्या हो गया? n का वैल्यू। तो n का वैल्यू क्या हो गया? 9। कितने लेने हैं हमें? 9 में से 5 लेने हैं, तो r की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो इसके कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे? 9p5 का परम्यूटेशन निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला ये है, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, ऐसा ही होगा। तो क्या बन गया ये? 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल। तो ये दोनों कट गया और ये टोटल काउंट आया, जो कि पिछले वाले के बराबर है। समझ में आया ये चीज? तो जो हम मैनुअल तरीके से करते थे, अब उसके लिए हमने क्या बना दिया? एक फॉर्मूला बना दिया। और ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स होंगे, r ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम लेंगे और रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो लिख दो इसमें, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। अब यहीं से बनेगा हमारा थ्योरम 2। थ्योरम 2 सेम थ्योरम है, बट यहां पर क्या हो जाएगा? रिपीटेशन अलाउड हो जाएगा, रिपीटेशन अलाउड। तो बताओ क्या बनेगा फॉर्मूला? तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, क्या बनेगा फॉर्मूला? अंदाजा लगाओ। नहीं, n की पावर नहीं, n की पावर r। देखो यहां पर इसी से समझो, यहां पर हमारे पास 9 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल थे। जब 5 ले रहे हैं तो 9 इंटू 9 इंटू 9, 5 बार आ रहा है, 9 की पावर क्या हो गया? 5। अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, r ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? n की पावर r। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n रेज टू पावर r। क्या ये क्लियर हो गया सबको? इसी से मैं एक थ्योरम 3 बताता हूं, थर्ड थ्योरम। अब ये जो मैं थ्योरम्स बता रहा हूं ना, ये बुक के सीरियल नंबर से मैच नहीं करेगा, मैं अलग से लिखा रहा हूं उसको, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा सिस्टमैटिक है एज कंपेयर टू एनसीईआरटी बुक।
ठीक है। थ्योरम 3 की स्टेटमेंट लिखो, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस of n objects, of n objects taken all at a time, taken all at a time is क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कर देते हैं अभी, तुम लोग बताओ क्या होगा इसका आंसर। इस स्टेटमेंट को पढ़ के समझ के बताओ। द नंबर ऑफ परमिटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम इज, जैसे कि इस क्वेश्चन में n ऑब्जेक्ट्स थे, r को एट ए टाइम ले रहे थे, तो परमिटेशन क्या बना, npr बना। वैसे ही n ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे को ले रहे हैं, तो क्या बनेगा, npn। और npn होगा क्या, अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं, npr का फॉर्मूला लगाता हूं, तो क्या बनेगा बताओ फॉर्मूले से, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फैक्टोरियल, ऐसे ही हो जाएगा। तो n माइनस n कितना होता है, 0। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, n फैक्टोरियल। क्या ये समझ में आ गया। तो आप जो क्वेश्चन मार्क लिखे थे उसके बाद आंसर में क्या लिखोगे, n फैक्टोरियल। और प्रॉपरली लिखो जो मैं लिखा रहा हूं। प्रखर, इस चीज को ठीक से नहीं लिखा है तूने, थ्योरम 2 में लिख दिया सेम। सेम ये चीज क्यों नहीं लिखा, रिपीटेशन अलाउड है उसमें, लिखा है क्या। और ये लिखा है n की पावर r, अच्छा बाद में लिखा होगा, ठीक है। मैं जब तक देखा तब तक नहीं लिखा था। अभी क्लियर यहां तक, ओके। तो अब और कुछ इसमें है इंपॉर्टेंट चीज, एक बार देख लेता हूं, फिर उसके बाद अगर नहीं है तो हम सीधे स्टार्ट। हाँ, कुछ एक दो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको मैं बीच में बाद में लिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी जो हमने पढ़ा है उसी को अप्लाई करना सीख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो एक बार पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। हाउ मैनी, बाकी सारे बच्चे पढ़ो एक बार। हाँ, लक्ष्य लाउड एंड क्लियर रीड करो क्वेश्चन फास्ट। How many three-digit numbers can be formed by using a digit 1 to 9 if there is no digit is repeated? तो अब आप दो चीजें समझो कि आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 9। n की वैल्यू कितनी है, 9। तो लिख लो सबसे पहले यहां पर n इज इक्वल्स टू 9। अब आपको कितने चाहिए एट ए टाइम, 3 चाहिए, तो r इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3। ठीक है। सो द नंबर ऑफ परमिटेशन विल बी, तो नंबर ऑफ परमिटेशन, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड परमिटेशन विल बी, क्या होगा, ये नंबर ऑफ रिक्वायर्ड परम्यूटेशन सॉरी 9p3। और एनपीआर का फॉर्मूला जो अभी हमने देखा, याद है तो ठीक है, नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूं। ये होता है एनपीआर का परम्यूटेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3, 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 9 माइनस 3 कितना होता है, 6 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। फिर कैलकुलेशन करने के लिए 987 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। ये दोनों टर्म कट जाएंगी और इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, 448 सही है कि नहीं, चेक कर लूं। 72 इंटू 7, 72 इंटू 7, 7 टू 14 का, हाँ गलत आ रहा है। 7 टू 14 का 4, ये आ गया 1, 7 7 49 प्लस 1 5504। कैसे कर रहा है कैलकुलेशन, हमारे यहाँ क्लास 5 6 भी पढ़ाते हैं, उसमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह आता है। ठीक है, हटा दो इसको मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। नहीं है समझ में, क्या इतना आसान सा क्वेश्चन, तो छोटा सा क्वेश्चन ना। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर, कितने 4 डिजिट वाले नंबर हैं जिसमें डिजिट रिपीट नहीं हो सकते।
तुम लोगों को वही मेथड समझ में आता है, डब्बा मेथड लग रहा है। वो 4 ब्लैक बॉक्स बना दिया 4 डिजिट नंबर के लिए। एन की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन सही है। अब समझो यहाँ पर एक ट्रिक है। एक्चुअल में एन की वैल्यू है 10, क्योंकि टोटल डिजिट्स हमारे पास होते हैं 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ गए ना। तो एन की वैल्यू एक्चुअल में 10 है, लेकिन 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए जब हम पहले प्लेस पे जब डिजिट चूज करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 9 ऑप्शन होंगे, क्योंकि 0 नहीं आ सकता। समझ में आई ये चीज। तो पहले प्लेस को फिल करने के लिए हम नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या लेंगे, 9p1। क्या ये क्लियर हो गया, क्योंकि 9 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है और 1 ले रहे एट ए टाइम। लेकिन रिमेनिंग 3 प्लेसेस के लिए अब हमारे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल है बताओ। 10 भी गलत है, 8 भी गलत है, 9। क्यों 9 है, क्योंकि 10 में से एक यहां पर यूज हो चुका है, वो बाकी जगह यूज नहीं होगा। 10 में नहीं, 9 में से एक यूज हो चुका है, तो अब 0 आ गया ना उसमें, तो टोटल कितना बच गया, 9, है ना। अब वो 9 में से 3 का सिलेक्शन करना है, तो इसके लिए परम्यूटेशन कैसे कैलकुलेट होगा, 9p3। क्या ये क्लियर हो गया सबको, समझ में आया। अब 9p1 कैलकुलेट कर लो और दोनों को क्या करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9p1 कैसे कैलकुलेट होगा बताओ, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। ऐसा ही होगा। ये कितना बन गया, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, और ये कितना बन जाएगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, कितना आया था, 504। और इसका कैलकुलेशन तो कर लोगे, कैसे करोगे, 9 निकालोगे और क्या हो जाएगा, ये 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, ये दोनों कट जाएगा, तो 9 इंटू 505, 9 इंटू 504। अब मल्टीप्लाई कर लो, 4 9 36 का 6, ये आ गया 3, 9 5 45, 4536 इज द रिक्वायर्ड परम्यूटेशन। ठीक है। अब आपका अगर ये डाउट आता है कि सर इसे लिखेंगे कैसे, अगर ये सब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, तो उसको लिखने का तरीका है, आप सबसे पहले लिखोगे, मैं स्टेटमेंट बोल देता हूं, हालांकि चांसेस कम है इसका सब्जेक्टिव में आने का। द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड परम्यूटेशन फॉर द फर्स्ट प्लेस विल बी 9p1 since 0 will not be included in the first place of digit, and for the rest of the places the required permutation will be 9p3। that's it। ये सिंपल 2-3 लाइन के स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे आप, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव नहीं। हटा दो उसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ कैसे होगा, बन जाएगा, बनाओ जल्दी। How many 3-digit even numbers can be made using the digits 1 2 3 4 6 7 if no digit is repeated? तो 1 2 3 4 कितना कितना डिजिट है, 3 डिजिट वाला नंबर, 1 2 3। हाँ, सबसे पहले परम्यूटेशन कौन से डिजिट के लिए निकालोगे, लास्ट वाला, मतलब वंस प्लेस वाले डिजिट के लिए निकालोगे। इस वाले डिजिट के लिए परम्यूटेशन निकालोगे तो इसके लिए कितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, पहले वो काउंटिंग कर लो। 1 2 3, 3 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, और कितने चूज करने, ओनली 1। तो इसके लिए परम्यूटेशन क्या होगा, 3p1। क्या ये क्लियर। रिमेनिंग 2 प्लेसेस के लिए, रिमेनिंग 2 प्लेसेस के लिए बताओ क्या होगा, क्या होगा बता आयुष, नहीं आ रहा है क्या समझ। हाँ, और कोई, यार तुम लोग गलत क्यों बोल रहे हो, इतना आसान सा चीज तो। एक और चीज जो तूने बोला गलत आंसर ना, वो बहुत ही गलत आंसर है। वो इसने 2p6 बोला, क्यों बहुत गलत है मैं बता रहा हूं, समझो। कभी भी ना ये वाला नंबर ना इससे बड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 6 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकलता। गलत। मैं समझ गया, मैं समझ गया तुम लोगों की प्रॉब्लम कहां पर आ रही। तुम लोग ये सोचने में गलती कर दे रहे हो कि एन किसे लेना है और आर किसे लेना है।
n हम उसे लेंगे जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे पास कौन से ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है? ये डिजिट्स। ये n की वैल्यू यहां से डिसाइड होगी। r की वैल्यू जितने हमें यहां पर लेने हैं, तो कितने लेने हैं? 2। तो r की वैल्यू 2 होगी, ये क्लियर है। अब n की वैल्यू क्या होगी? 6 बोलना क्यों गलत है? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ऑलरेडी आप एक यहां पर यूज कर चुके हैं, तो 6 में से एक माइनस करो तो कितना बचेगा? 5। तो ये n की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी? 5। तो इसके लिए परमिटेशन कितना आ जाएगा? 5p2। क्या ये समझ में आया? स्टिल कोई डाउट है? वो वाला समझ में आया ना? 3p1 कैसे आया था? क्योंकि हमारे पास 3 इवन नंबर्स हैं और 1 ले रहे हैं एट ए टाइम। ओके, अब मल्टीप्लाई कर देना दोनों को, फर्दर सॉल्व कर लो गए थे। कितना आ रहा है? 60। ओके, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहां पर हो जाएगा इनटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। सो दिस इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये तो यहीं पर कट गया। अब 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें सीधे पता होती है ना, 5432 अपॉन 2, ये 2 60। यस, आंसर इज 60, करेक्ट। यही है ना? क्या वो सौभाग्य बना कि नहीं? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सही बना के दिखाओ जल्दी। फाइंड द नंबर ऑफ 4-digit numbers formed using the digits 1 2 3 4 5. If no digit is repeated, how many of these will be even? इसमें 2 आंसर करने। पूरा क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे और थोड़ा सा समझोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। 2 चीजों के आंसर करने। पहला क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ 4-digit numbers that can be formed using the digits this if no digit is repeated। पहला क्वेश्चन का आंसर पहले करो, बाद में सेकंड वाले पे डिस्कस करेंगे। क्या वो बाकी लोगों से नहीं बन रहा है क्या? ये फर्स्ट बना। सौभाग्य, तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या? समझ, आखिरी बार समझा रहा हूं, अगली बार सीधा पनिशमेंट दूंगा, ध्यान से सुनना इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लो कि आपको 4-digit नंबर बनाना है। मतलब आपको कितने नंबर्स चूज करने हैं? 4। जितने नंबर्स एट ए टाइम सेलेक्ट करने होते हैं वो आर होता है। तो यहां पर आर की वैल्यू क्या हो गई? 4। क्या ये चीज समझ में आ गई? दूसरी चीज ये देखो कि हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, कितने डिजिट्स अवेलेबल है? 5। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं उसे क्या बोलते हैं? एन। तो एन की वैल्यू क्या हो गई? 5। अब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन इन द सेंस वो इवन होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम सिंपली जो परम्यूटेशन है एनपीआर वाला वो लगाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 5p4 हो जाएगा। समझ में आया? अब क्या होता है इसका फॉर्मूला? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 मतलब कितना होगा? 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। और 5 फैक्टोरियल अभी हमने निकाला था, कितना होता है? 120। क्या ये समझ में आया सभी को? ओके, हाँ। अब सेकंड वाले केस में आते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में एक रिस्ट्रिक्शन है, ये बोल रहा है कि उसमें से कितने इवन नंबर है। अरे, तो ये जो 4 डिजिट वाले जो नंबर्स बनेंगे, ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे? 120। वो 120 में से कितने इवन होंगे? 60। ऐसा क्यों? अरे भाई, तो इसमें देखना, इसमें ऑड डिजिट तो ज्यादा है ना, 1 3 और 5। 3 ऑड डिजिट है, 2 इवन डिजिट है। ऐसा नहीं, ऐसा लॉजिक नहीं लगाना है, हमें परमिटेशन लगाना है इसमें।
अब समझो परमिटेशन कैसे लगाएंगे। पहले हम ये वाली डिजिट डिसाइड करेंगे कि इसके लिए कितने परम्यूटेशन बनेंगे। तो कैसे निकाला? दो, हाँ, दो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है तो 2p1 लगाओ या डायरेक्टली क्या लिख दो 2। क्या ये क्लियर? और ये वाले के लिए परम्यूटेशन निकालेंगे तो इसके लिए परम्यूटेशन बताओ क्या बनेगा? कितने ऑब्जेक्ट्स बच जाएंगे रिमेनिंग ब्लॉक्स के लिए बताओ? 4 बचेंगे ना, क्योंकि टोटल डिजिट हमारे पास कितने थे? 5, 5 थे ना। 5 में से एक उधर यूज हो गया तो कितने बच गए? 4। तो n की वैल्यू हमारे लिए क्या हो गई यहां पर? 4। और कितने लेने हैं अब हमें एट ए टाइम? 3। तो इसके लिए r की वैल्यू क्या हो गई? 3। तो नंबर ऑफ परमिटेशन क्या बनेगा यहां पर? 4p3। क्या ये क्लियर हो गया? 4p3 कैलकुलेट करो कितना होता है? 4p3 4, हाँ, 4p3 का कैलकुलेशन जब करोगे तो ये होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल होता है 24। तो ये 24 आएगा और ये वाला 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 48। तो उसमें से 48 नंबर ऐसे होंगे जो कि इवन होंगे। क्या हो गया? ओके, क्या ये क्लियर सबको? हटा दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सारे बच्चे सॉल्व करो, सही या गलत कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सॉल्यूशन चाहिए मुझे सभी का। और जो समझ में नहीं आ रहा पूछो मुझसे। From a committee of 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? तो ये समझ में कितने बच्चों को आ गया? 3 4। क्या रहा है आंसर? गुड। ओके, क्या लगाया बता? अच्छा, देखो सबसे पहले ना टोटल कितने पर्सन्स हैं ये देख लो, 8। तो n इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 8। अब कितने को सेलेक्ट करना है पोजीशन देने के लिए? 2। तो r इज इक्वल्स टू हो गया 2। क्या एक पर्सन 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड कर सकता है? नहीं। इसका मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सिंपली NPR वाला। तो 8p2, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2 फैक्टोरियल विच इज 6 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल, सॉल्व कर लो, 8 इंटू 7 आ जाएगा, दैट इज 56। क्या ये क्लियर सबको? हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो इसको जल्दी। ऐसे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। n-1p3 is to np4 is equals to 1:9 and you have to find the value of n. क्वेश्चन क्लियर सबको यहां तक? तो ये जो रेशियो में गिवन है इसका मतलब क्या होता है कि n-1p3 अपॉन np4, इसकी जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है? 1/9 के। क्या ये क्लियर? मेरे साथ में सॉल्व करते चलना सब। यहां तक लिख लिया सबने? हाँ, लिख लो पहले यहां तक। ओके, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब इसको इधर भेज देना, 9 को इधर भेज देना। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? 9 इंटू n-1p3 और राइट साइड में np4। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? यहां तक सबका? अब ये देखो कि एनपीआर का एक्सपांशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं एनपीआर का कैलकुलेशन? n फैक्टोरियल अपॉन
n माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसे करते हैं। तो यहां पर अगर मैं लगाता हूं तो यहां n की जगह पे मेरे पास क्या आ रहा है, n माइनस वन। तो फॉर्मूले में भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा, तो क्या बनेगा बताओ जल्दी, n माइनस वन फैक्टोरियल, ऐसा हो जाएगा न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में बोलो जल्दी क्या होगा, n माइनस वन माइनस थ्री होल फैक्टोरियल। क्या ये समझ में आ गया? क्योंकि n की जगह पे n माइनस वन आ रहा है, तो इसलिए n माइनस वन, n माइनस वन माइनस थ्री। सेम चीज राइट साइड में भी करो, जल्दी सॉल्व करो साथ में, सौभाग्य। हाँ, राइट साइड में टर्म क्या बनेगी, n फैक्टोरियल अपॉन, क्यों होगा भाई, n माइनस फोर होगा ना। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? हाँ, अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। मैं कुछ नहीं करता नेक्स्ट स्टेप में, बस ये वाली टर्म को सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं। तो ये कितना बन जाएगा, क्या बोल रहा है, n माइनस टू कौन बोल रहा है, डिवाइडेड बाय n माइनस फोर फैक्टोरियल। क्या ये समझ में आया सभी को? फिर क्या होगा, ये वाली दोनों टर्म्स कट जाएंगी। क्या ये सबको क्लियर? अब क्या बचा लिखो, 9 इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। क्या यहां तक क्लियर सबको? अब बताओ क्या करेंगे, किसको किससे मल्टीप्लाई करेगा? इधर उधर देख, पहले राइट साइड में देख, गलत जगह देख रहा है। हाँ, 9 अंदर जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा, 9 फैक्टोरियल के बाहर है, समझ ले। जैसे अगर कभी ऐसा होता है ना 7 इंटू थ्री फैक्टोरियल, तो क्या 7 अंदर चले जाएगा, 7 थ्री जार 21 फैक्टोरियल नहीं होता ना, तो वैसे यहां पर भी नहीं होगा। लॉजिक क्लियर? अब बताओ क्या करेंगे, क्या? हाँ बताओ ऑनलाइन में, हाँ जयती बताओ। सर n माइनस वन इंटू n फैक्टोरियल कर सकते किसको, सर, ये वाली, 9। ये वाली टर्म को? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, नहीं। अब मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होगा। मैंने क्या बताया, जैसे ये n माइनस वन है, ये n है, दोनों में बड़ा वाला फैक्टोरियल कौन सा है, n। उससे छोटे के बराबर बना सकते हैं, कैसे, उसे फैक्टोरियल के बाहर निकालेंगे। जैसे अगर मान लो मेरे पास 9 फैक्टोरियल है, मैं 9 को फैक्टोरियल के बाहर निकालता हूं, तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचता है, 8 फैक्टोरियल, ऐसा बचता है। ये सीखा है हमने पिछली क्लास में। तो वैसे ही अगर मैं n को फैक्टोरियल के बाहर निकालूंगा, तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा, n माइनस वन बचेगा। क्या ये समझ में आया सभी को? और यहां पर ऑलरेडी 9 इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल था, अब क्या होगा, n माइनस वन फैक्टोरियल, और ये वाला टर्म कट जाएगा। तो 9 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, n। क्या ये समझ में आया सभी को? नहीं आया समझ में? ये मैंने क्या किया है, जैसे 9 फैक्टोरियल है, तो हम 9 को अगर फैक्टोरियल से बाहर निकालते हैं तो क्या लिखते हैं उससे, 8 फैक्टोरियल। वैसे ही यहाँ n फैक्टोरियल था, तो n को यदि मैंने बाहर निकाला तो अंदर में क्या बचेगा, माइनस वन। जो भी नंबर है n, उससे माइनस वन वाला नंबर बचेगा। तो अब ये दोनों सेम हो गया, फैक्टोरियल वाला कट गया। क्या ये क्लियर सबको? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। हाँ चलो नेक्स्ट, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ जल्दी मुझे, क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट्स। फर्स्ट है 5pr इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 6pr माइनस वन। तो सबसे पहले तो यहां पर npr वाला एक्सपांशन करते हैं। तो क्या होता है npr का एक्सपांशन, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसा ही होता है। बना रहे हो क्या तुम लोग? चलो बनाओ। नहीं नहीं, बनाओ बनाओ। ये फॉर्मूला तो अप्लाई कर सकते हो ना, वो अप्लाई करके बताओ बस मुझे। 5 फैक्टोरियल अपॉन, करेक्ट, 5 माइनस आर फैक्टोरियल। क्या ये सबने किया?
दैट इज इक्वल्स टू, राइट साइड में बताओ क्या होगा, 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। बस आयुष बना रहे हैं या बाकी लोग बना रहे हैं इस क्वेश्चन को? हाँ तुम लोग भी बना रहे हो ना, मतलब ऐसे ही। हाँ बताओ डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहां पर गलती करोगे इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ 6 माइनस, हाँ 6 माइनस, फिर ऐसे ब्रैकेट में लिखना r-1। समझ गए ना क्यों? क्योंकि r-1 है, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस वाले टर्म्स चेंज होंगे, ध्यान रखना। तो ये क्या बन गया, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल। कुछ डाउट? हाँ यहाँ फैक्टोरियल है। डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या बन जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा 5। तो ये भी बन जाएगा 5 माइनस r फैक्टर। चेक करो यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या? हाँ अब क्या करेंगे, एक मिनट, मैं गलत कर दिया ना, ये 5 थोड़ी बनेगा, ये 7 बनेगा। ये 6 माइनस r प्लस 1, तो ये 7 बन जाएगा ना। हाँ रुक जाए एक सेकेंड, ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, 7 माइनस r फैक्टर। क्या यहां तक सबका हो गया? चेक करो। हाँ अब इसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले ही मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं। ये जो 6 फैक्टोरियल है इसे हम 5 फैक्टोरियल में बदल सकते हैं, है ना। बाद में कर लेंगे मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, रुक जाओ पहले उसको काट लेते हैं। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, राइट साइड में 2 इंटू 6 और इधर पे क्या बन जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस r फैक्टोरियल। क्या यहां तक क्लियर सबको? फिर क्या बनेगा, ये 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, और इधर पे राइट साइड पे क्या बना, ये 12। अब इससे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर कर दे रहा हूं, ये इधर, तो लेफ्ट साइड पे क्या बनेगा यहाँ पर 7 माइनस r फैक्टोरियल, राइट साइड पे क्या बनेगा 5 माइनस r फैक्टोरियल। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है, एक बार बताओ जल्दी। अब क्या किया जाएगा, अनुष्का बताओ क्या करें अब? करेक्ट, तुम सॉल्व करते जाओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करो, ठीक है। हाँ बाकी बच्चों को समझ में आया? ये दोनों फैक्टोरियल जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना, 7 माइनस आर को बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा, 6 माइनस आर। उसे भी बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा 5 माइनस आर। तो फैक्टोरियल से एक बार 7 माइनस आर निकला, फिर एक बार 6 माइनस आर निकला, तो अब फैक्टोरियल के अंदर क्या बच जाएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल, और राइट साइड में 12 इंटू ये क्या बन जाएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया, एक बार कंफर्म करो। ऑनलाइन में भी जो सारे कनेक्टेड है एक बार चेक करना, कंफर्म है ना ये? ओके ठीक है। अब क्या, अब ये पूरा प्रोसेस हम इसलिए करते हैं ताकि फैक्टोरियल वाली टर्म्स कट जाए, तो ये वाली टर्म्स कट जाएंगी। कुछ डाउट इसमें किसी को? आप सॉल्व करो आगे जल्दी, आर की वैल्यू फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। जिनका हो गया वो जल्दी से फिर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। मैं 4 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 4 मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए सेकंड क्वेश्चन भी, जल्दी।
हाँ, तो क्या ये बना? आर की वैल्यू आई? अभी तक नहीं आई। क्या क्या है? चलो ठीक है, चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो इससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 6 42, 7 × -r क्या हो जाएगा? -7r। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा -6r। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? +r² इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 12। चेक करो यहां तक क्लियर सबको। फिर उसके बाद ये r² वाली टर्म और ये दोनों ऐड होके क्या बनेगा? -13r, और ये +42, और ये 12 इधर आएगा तो -12 इज इक्वल्स टू 0। चेक करो ये हुआ। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाए कि नहीं, पहले ये बताओ कितने बच्चे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिए? ओके गुड, ठीक है। फिर उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है क्या? -10 और -3 में, -10r -3r में। फिर उसके बाद सॉल्व कर, आगे का मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप r की दो वैल्यू निकाल लोगे, एक 10 आएगा और 3 आएगा। तो क्या दोनों सही है या एक सही है? यस, तो r की वैल्यू क्या होगी? 3। 10 नहीं होगी क्योंकि यहां पर मैंने बताया था r जो है वो हमेशा n से छोटा होगा। सेकेंड वाला भी सॉल्व कर लिया? ओके हाँ, सारा क्वेश्चन सेम है, बस ये 2 हट जाएगा। ये 2 हटेगा तो फाइनली यहाँ 12 की जगह पे 6 आएगा, तो ये 36 बन जाएगा। तो 36 बनेगा तो 9 और 4 में स्प्लिट होगा, तो r की वैल्यू 4 आएगी। समझा? समझे कि नहीं? क्या बोल रहा हूं? क्वेश्चन एज इट इज है, बस 2 हट जाएगा। 2 हटेगा तो यहाँ ये 2 नहीं रहेगा, तो 6 रहेगा। 6 रहेगा तो फिर 42 - 6 मतलब 36। समझ गए ना? तो सेकेंड पार्ट में छोड़ दूं फिर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन ट्राई करो। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन में EQUATION, हाँ, how many words with or without meaning can be formed using the all the letters of the word, using each letter exactly once? रिपीटेशन अलाउड नहीं है। हाँ, n इज इक्वल्स टू 8। n 8 क्यों है ये बताना। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स है। अब इसमें एक चीज देखो, क्या कोई लेटर रिपीट हो रहा है क्या? क्या कोई लेटर 2 बार आ रहा है क्या? नहीं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और कितने लेने हैं एट ए टाइम? टेकन ऑल एट ए टाइम। क्यों लिखा है? ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स। तो आर की वैल्यू भी क्या हो गई? 8। तो इसके लिए मैंने सीधा शॉर्टकट बताया है। आप या तो ऐसा लगाओ 8p8 वाला, या सीधा सीधा क्या फॉर्मूला बताया उसका? 8 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। तो सीधे क्या करना आएगा इसका आंसर? 8 फैक्टोरियल। समझ गए ना सभी ये? तो हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है। How many words with or without meaning can be made from the letter of the word Monday, MONDAY, assuming that no letter is repeated if 4 letters are used at a time? मतलब जब हम एक बार में 4 लेटर यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से n की वैल्यू कितनी हो गई? 6, और r की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो क्या लगेगा यहाँ पर? 6p4। तो कैलकुलेट कर लो, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। सो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा? 6 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। आ गया क्या आंसर? 360। 6 5 30,
30 और 12 3 36, ठीक है। सेकंड में क्या बनेगा फॉर्मूला? सेकंड में बनेगा फॉर्मूला 6 फैक्टोरियल, वो n फैक्टोरियल वाला जो मैंने थर्ड थ्योरम बताया था, याद आया? हटा दूं फिर इसको मैं? तो कैसा है ये चैप्टर, इजी है कि नहीं है? अभी तक इजी लग रहा है, ठीक है। अभी कॉम्बिनेशन आएगा तब फिर कंफ्यूजन हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 बन गया 10। अच्छा, इसके लिए वो नया थ्योरम लगाना पड़ेगा, चलो मैं इसको बता देता हूं। तो आप यहाँ रिपीट हो रहा है ना, तो वो वाला कंडीशन मैंने छोड़ दिया था। यहाँ पर कुछ थ्योरम्स बताए थे ना मैंने, अलग अलग कंडीशंस बताई थी, उसके लिए फॉर्मूले बताए थे। अब देखो थ्योरम 4 लिख दो, थ्योरम 4 लिखना। इसमें द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस of n objects, of n objects, of n objects where p objects, where p objects are of same kind is given by n factorial divided by p factorial, is given by n factorial divided by p factorial। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं, समझना। जैसे मान लो हमारे पास एक लेटर है, एक वर्ड है रायपुर, RAIPUR। तो यहां पर n कितना है पहले ये बताओ। n अभी देखा जाए n तो यहां पर 6 ही बोलेंगे। टोटल n ऑब्जेक्ट्स जो है, टोटल ऑब्जेक्ट 6 है, लेकिन सेम टाइप के कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? ये r जो है वो क्या है, 2 बार आ रहा है, तो p की वैल्यू यहां पर हम क्या लेंगे, 2। समझ में आया? तो n ऑब्जेक्ट्स है लेकिन p ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम काइंड के, सेम टाइप के, तो n और p डिसाइड हो गया। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या बनेगा जब हम इनके वर्ड्स को, लेटर्स को यूज करके बनाएंगे? तो आंसर क्या होगा इसका, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। समझ में आए? क्या ये क्लियर सबको? एग्जांपल दिया था ये मैंने। नेक्स्ट लिखो थ्योरम 5। थ्योरम 5 इसमें लिखना द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, the number of permutation of n objects where p1 objects are of one kind, comma p2 objects are of second kind, pk objects are of kth kind। किंग लिख दिया गलती से, काइंड है, ठीक है। तो मतलब एक से ज्यादा टाइप के ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे मिसिसिपी वाला जो वर्ड अभी हमने देखा, उसमें कई तरह के ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में जो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बनेगा, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विल बी n factorial divided by p1 factorial into p2 factorial and so on up to pk factorial। जितने भी ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं सबका वो काउंटिंग उसमें ले लेंगे। क्या ये क्लियर सबको? चलो अब इसके एग्जांपल के लिए हम सीधे वो उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मिसिसिपी वाले क्वेश्चन पे जो हमें लास्ट देखा था। तो इसमें लिखा है इन हाउ मेनी ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन द लेटर्स इन मिसिसिपी
the letters in Mississippi do the 4 I's not come together? ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ये डिफिकल्ट है, थोड़ा समझना ध्यान से। एक्चुअल में जो पूछा है उसको हम बाद में निकालेंगे, पहले हम मिसिसिपी से बनने वाले वर्ड्स का परम्यूटेशन निकालेंगे। तो पहले क्या कर रहे हो, मिसिसिपी लिख लिया वर्ड सबने, लिख लो मिसिसिपी, और उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखो, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन of the letters of the word Mississippi, of the word Mississippi will be ठीक है। तो क्या होगा इसमें, नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या बनेगा इसका? तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में n आइडेंटिफाई करेंगे, n कितना है, तो काउंट करो कितना आ रहा है, 10 है, 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, n की वैल्यू कितनी हो गई, 11। क्या ये क्लियर सबको? अब हम P1 देखेंगे, पहला टाइप का ऑब्जेक्ट जो कि रिपीट हो रहा है, तो P1 एस आई है क्या? चलो आई कितने बार आ रहा है, आई 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो ये P1 की वैल्यू हो गई 4। क्या ये क्लियर? P2 जो दूसरे टाइप का ऑब्जेक्ट से रिपीट हो रहा है, एस कितने बार आ रहा है, 4 बार। P3 तीसरे टाइप का ऑब्जेक्ट जो रिपीट हो रहा है वो P है, वो कितने बार आ रहा है, 2 बार। और कोई रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू P3 फैक्टोरियल। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो कितना बन जाएगा ये, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, नहीं 3 नहीं 4 है ना, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। उमांश जल्दी से कैलकुलेट करके बता क्या आएगा। किसी ने किया कैलकुलेट? इसका आंसर आएगा 34650। हाँ ये नहीं करना, आंसर ऐसे ही छोड़ देना, बुक में देखना ऐसे ही लिखा होगा आंसर। नहीं इसका अभी तो हमने आंसर निकाला ही नहीं है फाइनल, अभी तो हमने पार्शियल कंप्लीशन किया, अभी हमने सिर्फ टोटल परम्यूटेशंस कैलकुलेट किए जो कि इस वर्ड से बन सकते। यहां तक क्लियर हुआ क्या, एक बार बताओ? ठीक है, ओके। फर्दर ध्यान देना, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि मिसिसिपी वर्ड के लेटर से कितने वर्ड बन सकते हैं, उसने कुछ और ही पूछा है। इसने पूछा है कि ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जिसमें ये चारों आई एक साथ नहीं आएंगे। क्वेश्चन समझ रहे हो ये चीज? एक के बाद एक, मतलब जैसे ये हो गया ना, मान लो ये 4 आई को मैं एक बॉक्स में बंद कर दिया, ये 4 आई एक बॉक्स में बंद हो गए, और बाकी सारे लेटर्स कौन कौन से बचे, एक एक करके बताओ। M S S S S P P, ये हो गया। अब यहां पर एक मैंने वर्ड बनाया इन लेटर को यूज करके, यहां पर 4 आई एक साथ आए। अब ये 4 आई को इधर बीच में भेज देता हूं, M इधर आ गया, ये फिर से 4 आई का आ गए, और फिर क्या हो जाएगा, फिर S S S S और P P, ऐसा हो सकता है। फिर हो सकता है ये 4 आई को इधर बीच में भेज देता हूं, MS पहले आ जाएगा, समझ रहे हो ना, MS, फिर ये हो गया 4 आई, फिर ऐसा करते हुए। तो ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जिसमें 4 आई एक साथ आएंगे, वो निकालेंगे, फिर इसमें से उसको माइनस करेंगे, तो हमें वो वर्ड मिलेंगे जिसमें 4 आई एक साथ नहीं आएंगे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? प्रखर तू सुना कि नहीं, मैं क्या बोला? सुन लिया? ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, टोटल वर्ड हमने निकाल लिए जो बनने वाले हैं, अब 4 आई एक साथ आने वाले वर्ड निकालेंगे और टोटल में से उसको माइनस करेंगे,
तो जो वर्ड मिलेंगे वो 4i एक साथ नहीं आने वाले हैं। अब ये बताओ 4i एक साथ आने वाले वर्ड कैसे निकालेंगे? उस समझाऊं अब मैं? समझो इधर। अब ये जो 4i है ये इनको एक डब्बे के अंदर बंद कर देंगे और इसे एक ऑब्जेक्ट मानेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे लिए, बाकी ये वाला दूसरा ऑब्जेक्ट, ये तीसरा ऑब्जेक्ट, ये चौथा ऑब्जेक्ट। ऐसा करने से मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। कैसे 8 हो जाएगी समझ में है ना? 11 में से 4 माइनस कर दिया तो 7, और ये पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया मतलब 8। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 8। अब इसमें P1 जो सेम टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो इस बॉक्स को छोड़ के बताओ P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। किसके लिए? S के लिए। और P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, जो कि किसके लिए है? P के लिए। क्या ये क्लियर? अब निकाल लो इसका परम्यूटेशन। तो कैसे निकलेगा इसका परम्यूटेशन? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। समझ में आई ये चीज? तो ये परम्यूटेशन आपको देगा जिसमें 4i एक साथ आएंगे। तो कितना आएगा ये काउंट बताओ? एट 840 करेक्ट है। तो ये आएगा 840। ठीक है, तो ये चारों आई एक साथ आने वाले परमिटेशन, ये टोटल परमिटेशन। अब क्या करोगे? माइनस करोगे। तो यहां पर आप लिखोगे द नंबर ऑफ परमिटेशन, द नंबर ऑफ परमिटेशन वेयर ऑल 4 i's डू नॉट कम टूगेदर, डू नॉट कम टूगेदर विल बी, विल बी। तो क्या आ जाएगा यहां पर? 34650 माइनस 840। कितना आ रहा है डिफरेंस? 810। अब एक काम करो, बुक में आंसर चेक करो इसका क्या नंबर में दिया है। ओके, तो ये आंसर होगा। ठीक है, अब अगर मान लो तुम लोगों को इतना पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, कई आंसर्स ना आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। ये वाला पूरा परमिटेशन लिख दो, फैक्टोरियल वाला, माइनस ये पूरा लिख दो। दैट आंसर विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज करेक्ट, क्योंकि सीबीएसई में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है ना, तो वो लोग ये माइनस में छोड़ देंगे। इतना बड़ा कैलकुलेशन कहाँ करते बैठे रहोगे? ठीक है, ये हटा दो फिर मैं इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो इसको। In how many ways can the letter of the word permutations be arranged? तो अब हमारे पास वर्ड है परम्यूटेशन, इसको कितने तरीकों से हम अरेंज कर सकते हैं? इफ द वर्ड स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S, कि ये जो वर्ड है ये P से स्टार्ट हो और S से एंड हो। क्या ये क्लियर? तो पहले कितने लेटर्स है वो काउंटिंग करके बताओ। 12। n इज इक्वल्स टू 12, तो पहले लिख लो n इज इक्वल्स टू 12 यहां साइड में। ठीक है, अब उसके बाद ना यहां पर एक मैं रफ कैलकुलेशन के लिए 12 वैकेंट प्लेसेस बना देता हूं इस तरीके से। ये हो गया। अब फर्स्ट कंडीशन के लिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये किससे स्टार्ट होना चाहिए? P से। किससे एंड होना चाहिए? S से। तो पहली प्लेस तो फिक्स है, वो क्या होगी? P। लास्ट प्लेस भी फिक्स है, वो क्या होगी? S। तो ये 12 में से 2 प्लेसेस तो फिक्स हो गए, हट गए। तो बाकी रिमेनिंग प्लेसेस के लिए हमें परमिटेशन कैलकुलेट करना है। तो रिमेनिंग कितनी प्लेस बच गई? 10। अब वो जो 10 प्लेसेस बची और ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं? तो एक P और एक S को हटा दो तो ऑब्जेक्ट्स भी हमारे पास कितने बचे हैं? 10। ठीक है, अब वो 10 में क्या कोई सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं क्या? तो इसके लिए n इज इक्वल टू 10 हो गया। अब कोई सेम टाइप का ऑब्जेक्ट है T। T कितने बार आ रहा है? 2 बार। तो P1 इज इक्वल्स टू 2 लिख दिया T के लिए। और कोई ऑब्जेक्ट जो एक जैसा है? परम्यूटेशन नहीं है और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो क्या बनेगा इसका परम्यूटेशन बताओ? फर्स्ट का आंसर क्या होगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। नहीं आया क्या समझ में? अरे कैलकुलेशन वैलकुलेशन छोड़ो,
10 फैक्टोरियल अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको ऐसा लिख सकते हो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और 2 फैक्टोरियल नीचे का 2 तो कट जाएगा। ठीक है, अब ये सब तो मल्टीप्लाई, खैर छोड़ दो इसको, कैलकुलेशन वाले पार्ट को ध्यान मत, समझ गए ना? हाँ ठीक है, कितना आ रहा है आंसर? 10 फैक्टोरियल कितना होता है डिवाइडेड बाय 2 कर दो, मेरे ख्याल से 5040 होता है कि क्या होता है? 1814400। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर ये आएगा। अब हो गया कैलकुलेशन, छोड़ दो, इधर पे ध्यान दो पहले। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है देखो जल्दी से। वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, मतलब सारे वॉवेल्स एक साथ आने चाहिए। तो पहले ये देखो इनमें कितने वॉवेल्स हैं, कितने वॉवेल्स हैं? सारे वॉवेल्स आ रहे, पूरे 5 वॉवेल्स आ रहे। तो पांचों वॉवेल्स को एक बॉक्स में बंद कर देते, ए ई आई ओ यू, ये पूरे एक बॉक्स में बंद होके एक सिंगल ऑब्जेक्ट काउंट हो गया। रिमेनिंग जो बच गए, रिमेनिंग कौन कौन से बच गए? पी बच गया, और कौन सा बच गया? आर एम टी, 2 बार टी आ रहा है, हाँ टी टी, और फिर क्या आ रहा है? एन। तो 1 2 3 4 5 6 एस बी है। ओके, हाँ ये रिमेनिंग ऑब्जेक्ट है। अब मैंने इनको एक सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, तो ये हो गया मेरे लिए 1, बाकी कितना हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8, टोटल ऑब्जेक्ट्स अब हमारे पास कितने हो गए? 8। अब इस 8 ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? तो n इज इक्वल्स टू, पहले हम ले लेंगे यहां पर 8, लेकिन उसमें P1 भी लेना पड़ेगा। P1 क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो है वो रिपीट हो रहा है, वो कौन सा है? T, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? 2। तो इसके लिए परम्यूटेशन क्या बनेगा? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। लेकिन ये सही नहीं है, अभी रुको, अभी इसमें एक चीज मिसिंग है। ये इनको हमने बॉक्स में, यस करेक्ट, ये बॉक्स के अंदर है, ये आगे इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन बॉक्स के अंदर भी तो ये शफल हो सकते हैं ना, ए बाद में आ सकता है, ई पहले आ सकता है, लाइक दैट। तो इसके कितने परम्यूटेशन बनेंगे? कितने हैं? 5 है, तो 5 को अरेंज करना है, तो क्या बनेगा? 5 फैक्टोरियल, 5 ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल 5 एट ए टाइम, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल, वो मल्टीप्लाई होगा इससे। ये आपका फाइनल आंसर होगा, कैलकुलेट कर लो इसको। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? आई थिंक 120, 120 बाय 2 कर दो तो 60, 60 इंटू 8 फैक्टोरियल कितना है? 720 इंटू 60 इंटू 8, नहीं 8 फैक्टोरियल कितना होता है? 8 फैक्टोरियल होता है 40320 इंटू 8 फैक्टोरियल कितना बोल रहा है? 40320, 8 फैक्टोरियल। और फाइनली जो तुम लोगों का आंसर आएगा ना, वो मेरे ख्याल से 2419200 ये आएगा। चेक करो ये आ रहा है क्या? ये आया कि नहीं सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थर्ड पार्ट। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर्स होने चाहिए। एक्चुअली मुझे ना ये पूरा हटाना पड़ेगा, हटा दूं क्या ये पूरा? तो अब इस पार्ट का मतलब समझे कि नहीं? P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर होने चाहिए। तो पहले मैं यहाँ 12 वैकेंट प्लेसेस बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर मान लो P सबसे पहले है, यहां पर है,
ठीक है, तो एस कहां पर होगा, 1 2 3 4, इसको छोड़ने के बाद यहां पर, समझ गए। तो ये पी और एस की एक पोजीशन हो गई। अगर पी यहां पर है तो एस कहां पर होगा, इस जगह पे। अगर पी यहां पर है तो एस इस जगह पे होगा। अगर पी यहां पर है तो एस इस जगह पे होगा। अगर पी इस जगह पे है तो एस यहां पर होगा। और अगर पी यहां पर है तो एस इस जगह पे होगा। अच्छा, एक छूट गया, यहां पर होगा। फिर अगर P यहां पर है तो S इस जगह पे हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये P की 7 पोजीशंस हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, वो S की 7 पोजीशन। क्या ये क्लियर है? इन पोजीशन पे अगर P को प्लेस करें और उस पे S को प्लेस करें तो रिक्वायर्ड कंडीशन फुलफिल हो रही है कि दोनों के बीच में कितने लेटर्स आ रहे हैं, 4 लेटर्स। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब मैंने P और S की पोजीशन को कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? 7 तरीके से। लेकिन ये 7 में मैंने ये लिया कि P पहले आया और S बाद में आया। ऐसा भी तो हो सकता है S पहले आया और P बाद में आया। तो आंसर कितना होगा, 14। तो हम 14 डिफरेंट वेज से P और S की पोजीशन को डिसाइड कर सकते हैं जो कि रिक्वायर्ड कंडीशन फुलफिल करे। क्या ये समझ में आया सभी को? ओके, अब रिमेनिंग जो ऑब्जेक्ट्स बच गए, तो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स कितने बच गए P और S को छोड़ के? 10, क्योंकि टोटल 12 थे जिसमें से 2 को हटा दिया, मतलब कितने हो गए, 10। वो 10 के जब हम प्लेसमेंट करेंगे तो उनका परम्यूटेशन क्या होगा, क्या होगा? तो आंसर है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों ऐसा हुआ, समझ में आया? 10 क्योंकि 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। 2 फैक्टोरियल क्यों आया? क्योंकि T जो है वहां पर वो 2 बार रिपीट हो रहा है। समझ में आया? तो P फैक्टोरियल अपॉन N फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल, वो फॉर्मूला। सॉल्व कर लो इसको, फाइनल आंसर आ जाएगा। जो भी आएगा वो कैलकुलेशन देख लो। तो क्या ये क्लियर हो गया परमिटेशन? आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन था क्या इसका, इस एक्सरसाइज का? और क्वेश्चन है क्या इस एक्सरसाइज में? हो गया। इसके बाद स्टार्ट होगा कॉम्बिनेशन। क्या कैलकुलेट करके बताऊं क्या? आ गया? नहीं। अरे ये सब कैलकुलेशन आएगा ही नहीं, तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? और अगर मान लो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो तुमको फैक्टोरियल में भी आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, अब कई क्वेश्चन कैसे होते हैं मैं बता रहा हूँ, 11th का ही बता रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट एक्सरसाइज के 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको सॉल्व करने में 1 घंटे का समय लगेगा बिना कैलकुलेटर के। कैलकुलेटर के साथ करोगे तो आधे घंटे लगेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन देगा क्या एग्जाम में? नहीं देगा। समझ गए? तो ये सारे कैलकुलेशन में आपको ध्यान नहीं लगाना है, लॉजिक समझना है इसका। ओके, तो फिर मैं एंड करता हूं आज की क्लास यहीं पर। कुछ डाउट है तो पूछ लो।